This video is a detailed and thoughtful exploration of the Dagestan's culture and history from Gurez Valley. It is longer than usual and asks for your patience, but the insights you'll gain are well worth the time. I appreciate your interest in this meaningful journey. ये कितने का है? कितने का है? ये है। बहुत महंगा है। कितने का होगा बताओ? 3 लाख का। नहीं, 3 लाख का नहीं है, कम का है। 15,000 कम है 15,000। नहीं, 1 लाख और ऊपर 2 लाख नीचे 2 लाख 50,000। नीचे 1 लाख 50,000। हाँ साहब कैमरा बंदी का जाके ढू 1 लाख 50,000। कैमरा बंदी का जाके ढू 1 लाख 50,000। 1 लाख 50,000। ये आ गया ना। ये है जमीन फल। वो खेला अच्छी मारो कालू का जो रस में टेस्टी है टेस्टी अब ये खाने के क्या बाद बोलते हैं सर? शॉट बोलते हैं। गुरेज हिंदुस्तान की ऐसी घाटी जिसके खूबसूरत पहाड़ों में एक प्राचीन दर्द जनजाति बसती है। वही दर्द जिनका जिक्र महाभारत में भी है। इंडो आर्यन से संबंध रखने वाली इस जनजाति का नाम है शिना। इनकी बड़ी आबादी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कोहिस्तान में भी बसती है। अपनी गुरेज यात्रा के दौरान मैंने शिना इतिहास को नज़दीक से समझने की कोशिश की। घाटी के दावर कस्बे में शिना कल्चरल सेंटर खोला गया है, जहां मेरी मुलाकात ताहिर से हुई, जिन्होंने दर्दिस्तान से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। मेरा नाम ताहिर मोहिद्दीन है। मैं यहीं का लोकल गुरेज का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश यहाँ से गुरेज से है, जो कि एक अलग एरिया है। गुरेज जो है एक पार्ट ऑफ दर्दिस्तान हुआ करता था कभी पे, और यहाँ के लोग मोस्टली जो हम लोग हैं यहाँ के लोकल्स, वो यार दर्दी पीपल। हम लोग दर्द ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और हमारी लैंग्वेज जो है वो पूरी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द कश्मीर वैली। अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमारे यहाँ शीना ज़्यादा बोली जाती है, जो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, एक दार्दिक लैंग्वेज है, जो पूरे दर्दिस्तान में बोली जाती है। तो दर्दिस्तान एक ऐसा एरिया हुआ करता था जहाँ पे मोस्टली लोग रहते थे, जो मोस्टली ग्रीक जिनका ओरिजिन है, जिनका सेंट्रल एशियन ओरिजिन है, जिनका कुछ तिब्बतियन ओरिजिन भी मिलता है। सो ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस पूरे माउंटेनियस रीजन में रहते थे, मोस्टली हिमालयाज़ में। एंड इनका जो सबसे पहला वर्ड जो दर्दिस्तान इनके लिए यूज़ किया गया था, वो हमारे लेटनर की एक बुक है लेटनर साहब की, उन्होंने यूज़ किया था। एंड इससे पहले बहुत सारे हिस्टोरियंस थे यूरोपियन जिन्होंने दार्दिक वर्ड यूज़ किया था। सो एक्चुअली दार्दिक जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दर्द, विच मीन्स वो लोग जो पहाड़ों में ले रहे हैं, द पीपल विच हु लिव इन माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड दर्दी पीपल। एंड ये मोस्टली ये दर्दिस्तान का जो एरिया था, ये स्टार्ट होता था फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एरिया पाकिस्तान अप टू गुरेज वैली हमारे साउथ में। हमारे ईस्ट साइड में द्रास करगिल लद्दाख वैली पड़ती है, और वेस्ट साइड से नीलम वैली पड़ती है। एंड इस पूरे रीजन को दर्दिस्तान बोला जाता था, एंड लोगों को दर्दी लोग बोला जाता था। और इनकी लैंग्वेजेस, जैसे लद्दाख में द्रोकपा ब्रोकपा बोली जाती है, हमारे गुरेज में शीना बोली जाती है, द्रास करगिल में शीना बोली जाती है, गिलगित में मोस्टली गिलगिती, अस्करदी, बाल्ती, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बट शीना मेजॉरिटी ऑफ दर्दिस्तान में बोली जाती है। सो दैट्स वाई इसको एक अलग यूनिक जो है लैंग्वेज माना जाता है। और अभी तक इसका हमारे पास, अगर हम गुरेज की बात करेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है शीना लैंग्वेज का। दर्दिस्तान में सिर्फ गुरेज ही नहीं आता है, गुरेज इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ दर्दिस्तान। और अगर हम प्रेजेंट डे कंडीशंस की देखेंगे, सो दर्दिस्तान 70% जो है वो पाकिस्तान के अंडर है, एंड 30% अपने इंडिया में है, जिसमें गुरेज आता है, द्रास करगिल एंड लद्दाख वैली आती है, जिन लोगों को दार्दी लोग बोला जाता है। गुरेज वर्ड जो है ये एक संस्कृत वर्ड है, जिसको गोराई बोलते हैं। वायर गो मीन्स कैटल एंड हराई मीन्स पास्चर। सो इनिशियली गुरेज इज ए पास्चर लैंड, देन पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस केम हियर एंड दे सेटल्ड हियर, देन उन्होंने इसको नाम गुरेज दे दिया।
तो गुरेज जो है ये एक पास्चर लैंड हुआ करती थी, ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे लोग आया करते थे एंड देन वो यहाँ पे सेटल हो गए। तो पूरे गुरेज वैली की अगर हम बात करेंगे, इसके 3 रीजन्स हैं। जैसे तुलेल वैली है, अपर बेल्ट जो हमारा है, एक सेंटर वैली है जिसको दावर वैली हम बोलते हैं, एंड एक डाउन नीलम वैली है जिसको नीलम भी कह सकते हैं या हम उसको बख्तौर वैली अपने साइड से कहते हैं। एंड इसके बीच से एक ब्यूटीफुल सा रिवर फ्लो करता है, किशन गंगा रिवर, जो आगे जाके पाकिस्तान में इंटर होता है, वहाँ उसको नीलम बोला जाता है। एंड जहाँ पे किशन गंगा इंटर करता है वहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दैट्स कॉल्ड शारदा पीठ, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारी 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी BC में एक बहुत बड़ा वी कैन से लिटरेचर का एक यहाँ पे नमूना हुआ करता था, जिसको हम शारदा पीठ बोलते थे, जहाँ पे आदि शंकरा, कल्हना स्कॉलर्स जो है यहाँ पे पढ़ा करते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो अभी पाकिस्तान के अंडर हैं, जिसमें वो अभी उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स वहाँ पे इसको बना रखा है, बट वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे हुआ करती। सो अब खुद सोच सकते हैं कि गुरेज का कितना एक रिच इतिहास रहा है। गुरेज का जिक्र हो और हब्बा खातून का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हब्बा खातून कश्मीर की एक महान कवियत्री थीं, जिनके नाम पर गुरेज में एक पहाड़ भी है। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह और प्रकृति की सुंदरता की झलक मिलती है। दर्दिस्तान की बात करेंगे, इनकी अपनी आर्मी हुआ करती थी जिसको दर्द आर्मी बोला जाता था। एंड देयर इनके खुद के रूलर्स हुआ करते थे जो बहुत स्ट्रांग रूलर हुआ करते थे, और इनमें से एक डायनास्टी हुआ करती थी, चक डायनास्टी। और चक डायनास्टी एक ऐसी डायनास्टी है जिन्होंने कश्मीर को भी ओवरटेक करके, कश्मीर को कॉन्कर करके दर्दिस्तान के साथ मिलाया था। एंड चक के ही वो रूलर थे जिसका नाम, जिसको हम क्रेजमेटिक चक रूलर भी बोलते हैं, यूसुफ शाह चक, जो कश्मीर के एक बहुत बड़े सक्सेसफुल रूलर रहे हैं, और उन्हीं की वाइफ हब्बा खातून हुआ करती थी। सो हब्बा खातून जो है वो कश्मीरी पोइटस थी, जो पुलवामा एरिया, चंदहार एरिया से बिलोंग करती थी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमन एट दैट टाइम। उसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में जून भी बोला जाता था, जून मीन्स मून। तो शी इज़ सो ब्यूटीफुल कि यूसुफ शाह चक ने उनको ऑफ़र किया मैरिज के लिए, एंड देन दे गॉट मैरिड। फिर यूसुफ शाह चक साहब ने जब उनको अपने दर्दिस्तान में लाया यहाँ पे, तो उन्होंने इस पीक का नाम हब्बा खातून पीक रखा, जो आप देख रहे हैं। तो सिल्क रूट, जो ओरिजिनल सिल्क रूट है, उसका एक लिंक रूट हमारे गुरेज से भी जाता था, जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं, जो सेंट्रल एशिया के साथ हमें कनेक्ट करता था मोस्टली, जिससे सिल्क ट्रेड होता था, जो हमारे यहाँ पे लास्ट विलेज जो हमारा सिकंदर विलेज है, वहाँ से आगे जाके गिलगित में कनेक्ट होता था। एंड उसी रूट को हर कोई कंट्रोल करना चाहता था, बट जब यहाँ पे चक डायनास्टी थी तो कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, बिकॉज चक्स आर वॉरियर्स and they know how to fight in Himalayas, they know how to fight in harsh conditions during winters, and that is why उनको हराना बहुत मुश्किल होता था। एंड यूसुफ शाह चक इज़ वन ऑफ द वॉरियर जिसको एटलीस्ट मुगल्स ने उसके साथ बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। एंड देन अल्टीमेटली अकबर साहब उनको दिल्ली बुला लेते हैं, एंड वहाँ उनको अरेस्ट कर देते हैं, वहाँ उनको जेल में डाला जाता है, एंड बिहार की पटना जेल में फिर उनका डेथ हो जाता है। वहाँ भी आज भी उनकी कब्र वहाँ पे है। एंड देन उसके बाद दर्दिस्तान का कोई ऐसा स्ट्रांग रूलर देखने को नहीं मिलता है इतिहास में कि वो उसके बाद वो दर्दिस्तान को कंट्रोल में रखता। देन दर्दिस्तान जो है उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तब कश्मीर जो है मुगल्स उसको कॉन्कर करते हैं और दर्दिस्तान उनके हाथ से निकल जाता है, तो कश्मीर वाला पार्ट अलग हो जाता है विद दर्दिस्तान। एंड देन केम द ईस्ट इंडिया कंपनी, एज यू नो द इंग्लिश पीपल जो यहाँ आए थे। तो इंग्लिश पीपल जब यहाँ पे आए थे, मुगल्स के बाद फिर सिख रूल आता गया। एंड देन सिख रूल में जो महाराजा रंजीत सिंह साहब थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा टेरिटरी एक्चुअली कॉन्कर किया था, जिसमें पूरा दर्दिस्तान उन्होंने अपने अंदर लाया था, अपने दरबार जिसको हम लाहौर दरबार बोलते हैं उसके अंदर लाया था। एंड देन पूरे रीजन पे वो रूल करते थे। एंड महाराजा रंजीत सिंह साहब के दौर पे एक बहुत अच्छा, वो वी कैन से अच्छा रूल रहा था उनका यहाँ पे, जिसने पूरे एरिया को कंट्रोल किया था। एंड अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह साहब की जब डेथ होती है तो उनकी एक ट्रीटी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो कि सतलुज के साउथ में बैठते थे और वो नारथ में रहा करते थे। एंड देन महाराजा दुलीप सिंह आते हैं, जो महाराजा रंजीत सिंह साहब के सबसे छोटे बेटे थे। तो वो उस ट्रीटी को वायलेट करते हैं, जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ करती थी। एंड उसको वायलेट करके एक वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन इंग्लिश पीपल एंड द सिख आर्मी। तो सिख आर्मी में भी एक जनरल हुआ करते थे, जनरल गुलाब सिंह डोगरा, जो कि जम्मू के डोगरा कलान, राजपूत जमवाल कलान से बिलोंग करते थे। वो वहाँ के थे, वो रंजीत सिंह साहब की आर्मी में एक जनरल हुआ करते थे। और जब महाराजा रंजीत सिंह साहब जीवित थे तो उन्होंने अपने जीते जी ही महाराजा जो गुलाब सिंह साहब जनरल थे उनको राजा ऑफ जम्मू बनाया था।
एंड जब रंजीत सिंह साहब की डेथ होती है, महाराजा दुलीप सिंह साहब जब वॉर स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, देन उस टाइम जो गुलाब सिंह साहब पीछे हट जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हरा लेती है। अंग्रेज़ लोग जो हैं सिख डायनास्टी को हरा देते हैं, उन पर एक ट्रीटी लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें उनको 1.5 करोड़ रुपया कुछ मांगते हैं। बट वो सिक्स का कंडीशन उस टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो उसको वार इंडिमिनिटी जो है पूरा कर सकते थे। सो अंग्रेज़ क्या काम करते हैं, वो पूरे सिख डायनास्टी को ख़त्म कर देते हैं एंड सेकंड एंग्लो सिख वार में तो पूरी तरह ख़त्म ही कर देते हैं। एंड देन वो सिख्स का जो टेरिटरीज़ है वो अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद महाराजा जो अब जम्मू हुआ करते थे राजा गुलाब सिंह, तो वो सिख्स के साथ अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और उसमें जो है कश्मीर वाला पार्ट जो है वो बेच दिया जाता है टू डोगरा राजपूत महाराजा गुलाब सिंह, एंड कश्मीर बिकम द पार्ट अंडर डोगरा एम्पायर। और उस वक्त जो दर्दिस्तान है, यहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो है गिलगित एजेंसी फाउंड कर देते हैं जो पूरे गिलगित बाल्टिस्तान और दर्दिस्तान को कंट्रोल करते हैं। एंड दिस कश्मीर गॉट सोल्ड इन 75 लाख रुपीज़, नानक शाही रुपीज़ टू महाराजा ऑफ जिस जम्मू, और वो जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश होता है। जो प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये है, एक्चुअली द फाउंडर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ महाराजा गुलाब सिंह। तो जब उन्होंने कश्मीर को ख़रीदा था इन 75 लाख रुपीज़ में, जिसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, तो इट्स आल्सो कॉल्ड द सेल डीड ऑफ कश्मीर। एंड कश्मीर पे फिर डोगरा रूल चलता है अप टू 1947। एंड दर्दिस्तान पे गिलगित एजेंसी का रूल चलता है। एंड देन 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है, देन कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। बट गुरेज जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। दर्दिस्तान जो है वो अलग हो जाता है उस टाइम पे। तब तक दर्दिस्तान की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी। एंड देन 1948 में एक अलग बैटल चलती है, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ गुरेज, या हम उसको ऑपरेशन इरेज बोलते हैं। देन सिख वॉरियर वी कैन से इंडियन आर्मी के हुआ करते थे कर्नल शोभा चंद सर, एंड ही केम हियर अलॉन्ग विथ हिज ट्रूप्स। और उसके बाद यहाँ पे एक बैटल ऑफ गुरेज चलती है जिसमें लोकल्स लोग इंडियन आर्मी को खुद बुलाते हैं कि आप आइए हमारी हेल्प कीजिए, बिकॉज इससे पहले यहाँ पे एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ था जिसमें ट्राइबल्स ने बहुत सारा क्रूएलिटी यहाँ पे फैलाया था पूरे गुरेज एरिया में। उन्होंने पूरे दर्दिस्तान को कंट्रोल कर चुके थे वो, एज यू नो द ट्राइबल इन्वेजन जो कश्मीर में भी चला था। एंड जब ट्राइब्स को यहाँ से भगाया गया था, देन कर्नल शोभा चंद सर जो यहाँ के लोकल्स गए थे उनके साथ यहाँ पे आए इंडियन आर्मी को लेके, एंड ऑपरेशन इरेज चला। एंड देन ऑपरेशन इरेज में उन्होंने फिर ट्राइब्स को यहाँ से भगा दिया था, यहाँ से खदेड़ दिया था, एंड गुरेज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1948। एंड देन उसके बाद गुरेज का जो है एक अलग रिलेशनशिप बना विद इंडियन आर्मी, और वी कैन से विद द रेस्ट ऑफ आवर नेशन इंडिया। एंड देन इसी ऑपरेशन एरियाज की वजह से फिर जो है 70% ऑफ दर्दिस्तान जो है वो उधर रह गया, एंड 30% ऑफ जो दर्दिस्तान है वो अपने इंडिया में रहा, जिसमें गुरेज आता है, द्रास, करगिल और लद्दाख वैली आती है। एंड हम कश्मीर के इन्फ्लुएंस में आ गए, वो कल्चर हमारा जो है वो छूटता गया। तो लोगों को एक ऐसा इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ गया, लाइक इफ़ आई कैन से हमारे कल्चर जो हमारे यहाँ पे हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। लाइक वी हैव हमारा यहाँ का जो फूड है सबसे पहले सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसमें आता गया। लाइक हमारे यहाँ पे बकवीट मिलता है जिसको हम मोरी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे यो मिलता है, बारले वीकेंड से, हमारे यहाँ अलग अलग टाइप शेड्स के मकई होती थी, हमारे यहाँ पे काला जीरा मिलता है, एंड जो यहाँ का हमारा खुद का फूड होता था। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती गई, एंड लोगों ने उन चीज़ों को ख़त्म करना। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पे इन्फ्लुएंस कश्मीरी वाजवान का आ गया, एंड यहाँ पे लोग शादियों में वाजवान बनाने लगे जो हमारे यहाँ पे होता नहीं था। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग शादियों में सिर्फ 2 ही सब्जियाँ बनाते थे, एक राजमा की दाल बनती थी, देसी घी बनता था, एंड उसमें जो है और भी 2-3 चीज़ें हुआ करती थी जो यहाँ पे बनती थी। तो वो ख़त्म होने लगा एंड कश्मीरी इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो गया। हमारा ड्रेसिंग सेंस जो था, हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग फ़ैरन बन, आज हम उसको फ़ैरन बोलते हैं, तब उसको शतू बोलते थे, वो यहाँ पे बनता था जो शीप वूल से बनाया जाता था। पट्टू यहाँ का जो बहुत फेमस है, जो लोग यहाँ पे वीविंग करके खुद से ही बनाते हैं घर पे, उसके हमारे यहाँ पे लॉन्ग कोट्स बनते थे। टोपी, गुरेजी कैप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप देख रहे हैं मुझे भी पहन के है। एक राउंडेड कैप होती है जिसके ऊपर एक हैकल भी लगता है, वो हमारा यहाँ का एक ड्रेस का इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सब चीज़ें छूटने लगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारी लैंग्वेज भी उस टाइम पे लोगों ने इसको इग्नोर करना स्टार्ट किया। वी स्टार्ट स्पीकिंग कश्मीरी, वी स्टार्ट स्पीकिंग उर्दू, हमने उर्दू सीखना स्टार्ट किया। उर्दू तो पहले से हम सीख रहे थे, तो उर्दू बोलना स्टार्ट किया। तो अपनी लैंग्वेज का जो है एक
जो है ख़त्म होने को आ रही थी। एंड कल्चर्स, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल हाउसेस हुआ करते हैं जो लॉग हट से वुड से बनते थे, जिसमें फिर अंदर उसका जो ग्राउंड स्टोरी हुआ करता था वो पर्टिकुलरली रिजर्व होता था फॉर कैटल्स, जिसमें कैटल्स रखे जाते थे, अंदर से इसको मिट्टी लगाई जाती। एंड द ब्यूटी ऑफ द हाउसेज इज़ दैट उसमें वुडन नेल्स यूज़ किए जाते थे, उसमें स्मॉल विंडोज़ हुआ करती थी, ऊपर उसमें कुछ घास डाली जाती ताकि वो विंटर में गर्म रहे, तो लोग माइनस टेम्परेचर 25-30 डिग्री को सर्वाइव कर पाते थे इजीली। तो ये चीज़ें फिर वो कंक्रीट में होना स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ें यहाँ पे लोग जो है छूटते गए। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा लिटरेचर जो है वो ख़त्म होने को आ गया। लोगों को ये लगा कि गुरेजी लोग शायद कश्मीरी हैं, एंड वी आल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन द सेम वे कि हमें भी शायद हम लोग वही हैं, बट ओरिजिनली वी आर दर्दिस एंड वी फील प्राउड अबाउट इट कि हमारे लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए दैट वी आर दर्दिस एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर दर्दिस। एंड हमें अपनी लैंग्वेज पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हमारे घरों में जो भी आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, अपने बच्चों को हम उर्दू इंग्लिश में बात कराना सिखाते हैं, बट अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात कराना हमें अच्छा नहीं लगता है। संस्कृति को जीवित रखने के लिए कला बहुत ज़रूरी है। फरीद कालू जैसे कलाकार शीना भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए म्यूज़िक और ड्रामा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। मैं फरीद अहमद, लोन एलाइस कालू, यहाँ गुरेज इलाके के दावर गांव में का रहने वाला हूँ। और मैं इससे पहले मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था, और उसके साथ साथ ही हमारा एक ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप हबा खातून के नाम से, तो इस वक्त मैं उसी को गाइड करता हूँ उसमें। चूँकि जब 1947 के बाद आज़ादी हुई हमें, तो जो सबसे बड़ा इलाका था दर्दिस्तान का, वो पाकिस्तान के ज़र एहतमाम चला गया, और हम थोड़े ही यहाँ पर आबादी रही। तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता जो कश्मीरी कल्चर था वो हावी होने लगा, कि जो हमारे बुज़ुर्ग वगैरह थे जो वो वहाँ पाकिस्तान के ज़र एहतमाम जो इलाके हैं गुरेज का, इसका आधा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की। तो हमारे कुछ उस्ताद-ए कराम जनाब अब्दुल अजीज़ सामो साहब, वो महकमे तालीम में थे, एजुकेशन में, और गुलाम रसूल मुश्ताक साहब, अब्दुल जब्बार शेख। तो कुछ ने हमें सोचा कि अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो वक्त आएगा कि हमारा जो सकाफ़त है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। तो सामू साहब ने आइडिया दे दिया कि हम एक ग्रुप बनाएंगे हबा खातून के नाम से, चूँकि हबा खातून मंसूब है, वो मलका थी जो यहाँ गुरेज के दर्दिस्तान के ही राजा हुआ करते थे। कश्मीर में उनकी हुकूमत हुआ करती थी, यूसुफ शाही चक, तो उनकी मलका थी। तो उसी के नाम से, चूँकि आपके सामने जो ये पहाड़ी नज़र आ रही है, हबा खातून के नाम से ही मंसूब है, और उसी के नाम पे हमने सबसे पहले 76 में इसका बुनियाद रखी। तो हमारा बुनियादी यही था कि हम अपनी ज़बान को, अपनी सकाफ़त और अपने तमद्दुन को प्रिजर्व रखें। हमें काफ़ी उस टाइम मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। हाँ, कभी शादी ब्याह के मौके पर एक ही जगह जमा होकर थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से ओपन जैसे हम किसी पब्लिक गैदरिंग करते थे, स्कूल्स वगैरह में करते थे, तो उस पर थोड़ा हमें काफ़ी मुश्किलात, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो
नहीं चाहते कि इस तरह से हम ये काम करें। ये जो हमारा शीना ज़ुबान है, इसमें शेर व शायरी यहाँ पर मुकामी नहीं हुआ करती थी। हाँ, अलबत्ता गिलगित, अस्तर, अस्करदो वहाँ पर शेर व शायरी और इस ज़बान में गाया वगैरह जाता था, लेकिन गुरेज़ में इतना कंसेप्ट नहीं था। फिर इसी मरहूम अब्दुल अज़ीज़ सामो ने पहली बार इस ज़बान में लिखना शुरू किया, चूँकि उस टाइम स्क्रिप्ट भी नहीं था और हम उसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह कश्मीरी या उर्दू के इस्तेमाल करके जो हमारी ही समझ में आता था तो हमने शुरू किया। हमारे दो गुलाम रसूल मुश्ताक मरहूम, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस ज़बान में शेर व शायरी किया है, अब्दुल अज़ीज़ सामो साहब, उन्होंने फिर उनका ही कलाम हम गाया करते थे ज़्यादा। मतलब यहाँ पर हमें आर्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं यहाँ ये बात क्योंकि उनके कोई फंक्शन होती थी 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो हमें इनवाइट करते थे कि भाई आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमारी देखा देखी में फिर आहिस्ता आहिस्ता हर गाँव में छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे और वो अपनी ही ज़बान में वो भी पेश करने लगे। तो अब लोगों का अच्छा रुझान बढ़ रहा है अपनी ज़बान की तरफ। आज हमारे यूथ जो हैं वो भी इसमें शेर व शायरी करते हैं वगैरह, मतलब रेडियो, टीवी वगैरह में हमारे यूथ पार्टिसिपेट कर, और इसी लैंग्वेज में बहुत से प्लेटफार्म पर, मतलब कॉलेजेस वगैरह में हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं इसी ज़बान में। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अब इस ज़बान की तरफ बहुत माइल हो रहे हैं। उन 76 में एक यहाँ पर SDM पोस्ट हुआ करता था, तो हमारी खुशकिस्मती थी वो केरला के थे, CK रामचंद्रन। तो हम उसके पास ऐसे गए कि सर हमें कहीं पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है या कुछ, हमें इस तरह। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने गाँव के बुज़ुर्ग, मतलब नंबरदार्स, चौकीदार्स और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बाज़ाब्ता अपने दफ्तर में बुलाकर और उन्हें उसने लोगों में मोटिवेशन की कि भाई ये गलत वगैरह ऐसा नहीं है, आप ये नहीं सोचिए, ये आपकी ज़बान की रखवाली करते हैं, क्योंकि आपका जो ये कल्चर वगैरह है इस पे हावी हो जाएगा कश्मीरी कल्चर। तो उसने काफ़ी, क्योंकि IAS अफसर थे तो उसने, हम उसके बहुत आभारी हैं, उन्होंने बहुत हमारी मदद की लोगों को अवेयर करने में। हमने जब शुरू किया तो हमारे 8-10 मेंबर्स थे, उसमें से 2-3 एम्प्लॉइज़ थे और बाकी हम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही समझे थे, तो यूथस। तो अब हमारा काफ़ी बढ़ रहा है और हमने इसी के ज़र एहतमाम मोटिवेशन करके हर एक दो गाँवों में
मतलब ग्रुप्स बनाए हैं वहाँ के, मतलब जो मुकामी हैं उसी गांव के रहने वाले, तकरीबन वो भी हमारे इस वक्त 10-12 ग्रुप हैं जो इस ज़बान में परफॉर्म करते हैं। शीना को बचाने की इस मुहिम में फरीद अकेले नहीं हैं। बशीर अहमद तीरू दावर के सरकारी अस्पताल में एक हेल्थ वर्कर हैं। वह अपने ही घर में एक छोटा सा म्यूजियम चलाते हैं। जी, मेरा नाम बशीर अहमद टीरू है। मैं वादी गुरेज़ के तिलेल के किलशी इलाके के रहने वाला हूँ। दर्दशिन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, मैं एक हेल्थ वर्कर भी हूँ पेशे से। कुछ लोगों से पूछने पर मुझे उनका घर आसानी से मिल गया। बशीर काम के सिलसिले में बाहर थे तो उनके भाई ने ही मुझे म्यूजियम दिखाया। ये ओल्ड ये टोफ़ी एक है हमारे यहाँ की मशहूर फैमिली, ये वूल की बनाई जाती है सर। और ये भी एक ये सदरी पहना करते थे, और हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो पहना करते थे। और ये भी एक वूल का है, वूल का ये सदरी टाइप है, ये भी मशहूर है पुराने ज़माने में। इसमें इसके साथ ट्राउज़र भी है और ये पहनते थे हमारे बुज़ुर्ग। और ये मफलर है, जब बारिश बहुत पड़ती थी यहाँ पे तब ये पहना अपने गर्दन को लगा कर जब बारिश होती तो पहनते थे। और ये फ़ैरन ये मशहूर है यहाँ का, गुरेज़ और तिलेल वैली का ये फ़ैरन मशहूर है। ये अक्सर वहाँ तिलेल में, हमारे तिलेल इलाके में पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। इसको हम बोलते हैं जवडारी पटो, ये मशहूर फ़ैरन। और ये भी हमारे यहाँ ओल्ड फ़ैरन बहुत मशहूर है ये भी। अब ये देखिए, ये यहाँ की ये टोफ़ी है सर, ये भी वूल से बनाई हुई होती है। और ये भी मशहूर ये टोफ़ी, इसमें ये वाइट टोफ़ी होती है, ये मशहूर यहाँ की होती है सर। ये टोफ़ी जैसे कि विंटर में पहना जाता है, जैसे ठंडी में लगाने में आसानी होती है। और ये स्वेटर है यहाँ की, इसमें सर अलग अलग ये इसको कहते हैं चश्म बुलबुल। ये स्वेटर 2-3 रंग से बनाई जाती है और ये भी सेम ही है सर। और ये हमारे बुज़ुर्ग, जो पुराने बुज़ुर्ग होते, जैसे कि मैरिज वेरेज होते थे, ये वाले कोट पहना करते थे। अब सर ये सॉक्स से हमारे यहाँ वूल के सॉक्स बनाए जाते हैं, ये पहनते थे विंटर में। बहुत लंबे हाँ जी, ये बहुत कारआमद मदद देते, जैसे कि ठंड वंड नहीं होती थी। और ये भी सॉक्स है, मगर इसको हम बोलते हैं चश्म बुलबुल के, ये डिफरेंट ये वूल से बनाए जाते। और ये सर ये पुराना ज़माना का, ये इसको बहुत टाइम हो गया। ये पुराना ज़माना जैसे कि नंबरदार पहना करते थे कुछ फैसला वैसला करने के लिए। और ये हमारे यहाँ ग्लोव्स कहते हैं इसको, सॉक ग्लोव्स जैसे कि हाथ में डालते थे। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बहुत ये चलते थे, क्योंकि गर्मी वर्मी हाथ को ठंड वंड लग जाती तो ये लगाए जाते थे। आइए सर, और ये देखिए सर, ये है महाराज के लिए ओल्ड ज़माना टाइप ये इसका दस्तार था। और ये पहना महाराज जैसे कि शादी वादी दिन होती थी, शादी के दिन दूल्हे को, हाँ सर, दूल्हे को पहनाया जाता था। और सर ये फ़ैरन देखिए आप, ये कोट टाइप ये बनवाया है काका ने खुद, देखिए ये भी मशहूर है यहाँ का ये फ़ैरन। और ये टोपी ये ज़ेलदार पहना करते थे ओल्ड टाइप में, जो मेंबर होते थे गांव के, जो बड़े होते थे वो पहना करते थे ये। और इसके साथ ये उनके ये शलवार होती थी, उनके साथ ये फ़ैरन होता था। और वो ये खुद अपने ये डंडा, ये ओल्ड टाइप का ये है, ये खुद लगाते जाते थे कहीं, और कोई फैसला वैसला सुनाने के लिए जाते थे ये खुद। इसके नीचे ये लोहे का क्या लगा हुआ ये लोहे का है सर। ये किस लिए लगा है? क्योंकि ये सपोर्ट, जैसे कि बर्फ़ में कहीं फिसल ना जाए, ये सपोर्टिव है, ये इसलिए सपोर्ट करते हैं सर। और ये हमारे यहाँ ये वूल की है, ये फ़ायदेमंद ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नमाज भी पढ़ सकती है। हमारी मुसलमान कम्युनिटी होती है, वो मुसलमान इसमें नमाज भी पढ़ते हैं ये। और सर ये फ़ैरन वर्सन ओल्ड ज़माने के लेडीज़ के लिए, ये मैं आपको दिखाऊँगा सर। देखिए सर, ये है ओल्ड फैशन, जैसे कि लेडीज़ पहना करते, तिलक चुल कहते हैं इसको अपनी ज़बान में, हमारी ज़बान में। जी देखिए आप सर, आप देखिए सर। और ये है ओल्ड टाइप के जो हाथ में डालते थे। और ये है, आप देखिए ओल्ड टाइप। और ये भी हमारे बुज़ुर्ग ये लेडीज़ पहना करती थी ये वाले। जी आप देखिए ये। और ये जैसे कि शेव करते थे ओल्ड ज़माने में, शेविंग मशीन है सर। अच्छा सर, ये भी हमारे लेडीज़ पहना करती थी ओल्ड ज़माने में। और सर ये है कंगू, ओल्ड टाइप का कंगू है सर। अच्छा, ये वॉच है, इसको भी बहुत टाइम हो गया ये वॉच ओल्ड ज़माने में। और ये भी एक ये वॉच है सर। पुराने ज़माने में हमारे जैसे तोल कैसे मापते हैं वो तराजू है ये सर। और ये बेल के ऊपर में डाल खेती बाड़ी के लिए काम आता था ये वाला। और ये भी इसी के काम आता था। और वो जो मिट्टी होती है इसको तोड़ने का मदद देता था, वो वाला ऊपर वाला जो है। ये क्या लकड़ी है कि क्या है? ये खाल है, खाल। हाँ खाल। पूंछ लग रही है किसी की। हाँ, वो बेल, इसको क्या कहते हैं,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ है, ये पूंछ इसी की है सर, जंगली जंगली कुछ इसे इसका इसी का ये पूंछ सर। और ये सर ये इसमें वो मतलब विनोइंग करते थे इससे ओल्ड ये ज़माने में ये इसमें सर। और सर इसमें ये सिलाई विलाई करते थे, मतलब वूल से वो जो मैंने जवडारी कंबल दिखाया आपको, जो फेरन दिखाया वो इसी से बनाते थे, ये वाले ये सेम है सर। अच्छा ये टोपी है ओल्ड ज़माने की, और ये बाल बैठे, और ये गुल्ली डंडा है यहाँ का ओल्ड ज़माने का गुल्ली डंडा है, इसी से खेलते थे, और इसी से ये वूल तैयार करते थे सर, ये वाला से। और ये चरखा है ओल्ड ज़माने का, और ओल्ड ज़माने में जब झाड़ू नहीं होता था ये इससे यूज़ करते थे, झाड़ू बनाने के लिए काम देती थी। और ये है सीढ़ी ओल्ड ज़माने की, और ये सर इससे वो लकड़ी दबाने का काम करते थे, पढ़ के थे हम इसको अपनी ज़बान में। अब देखिए सर ये वाला। अच्छा सर ये इसमें थोड़ा वो बर्तन वर्तन कुछ धोने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए काम आता था, और इसमें कुछ स्टॉक विटाक करते थे। और सर ये जैसे कि ज़मीन पे चलाने का काम, मतलब बेल वेल का काम, मतलब होते हैं खल, जैसे कि इसको क्या कहते हैं सर, अब मुझे जैसे कि विनोइंग करते हैं ना, वो मदद देता है, फिर वो बेल चलाते हैं, पूरे ये ज़मींदारी में काम देता है ये वाला सर। अच्छा सर ये इससे बर्फ़ हटाते थे, मतलब बर्फ़ विंटर में बहुत होता है, लकड़ी के मकान होती है अक्सर यहाँ पे, इससे बर्फ़ हटाते थे। ये वाला भी सेम वही है सर। अच्छा ये वाला इससे वो चिराई रिंदा इसको बोलते हैं ओल्ड ज़माने में, अब मुझे पता नहीं इसमें क्या कहते हैं उर्दू में, वो ये काम लकड़ी का काम करते थे, और ये पहनते थे ओल्ड ज़माने में। ये चप्पल है? जी ये चप्पल है सर। ये चुभती नहीं थी? नहीं चुभती उपती नहीं थी, ये ओल्ड ज़माने की चप्पल है, और वो भी सेम है। आप देखिए सर वो भी सेम ऐसी चप्पल है, ओल्ड ज़माने में यूज़ करते थे, जैसे कि हाँ सर ये देखिए ये भी सेम वही चप्पल, जैसे कि ये ठीक, ये पुराने ज़माने में जो जैसे कि गांव में जो बड़ा होता था वो पहनता था, नंबरदार जो होता था वो पहना करता था। और सर ये है तख्ती पुराने ज़माने की। अच्छा सर ये जो बर्तन है इसमें वो दूध के लिए जमा करते थे। और ये सर चुमनी वुमनी है ओल्ड ज़माने की, आप देखिए सर, चुमनी जैसे कि लालटीन, जैसे कि वो इस टाइम है ये सर। अच्छा वो तो आपको पता है सर, वो भोज पत्थर वो मशहूर है, इसमें वो ओल्ड स्क्रिप्ट लिखते थे इसी से सर। ये वाला स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग इसमें लिखते थे, जो भी दर्ज करना होगा वो इसी से करते थे, भोज पत्थर सर। हाँ सर वो भी इसका वो बड़ा वाला है भोज पत्थर, और इसमें वो तंबाकू पहनते थे, हुक्का। हाँ जी। और सर ये हमारे पास ये कुछ स्क्रिप्ट्स है, बुक्स है यहाँ के, जिन्होंने ये लिखा है। ये सर देखिए हैंड रिटन कैसे भोज पत्थर में। ये क्या उर्दू है? और ये सर उर्दू है। हाँ ये है ख्वाजा हैदर नूरुल मपनू मरहूम, उसी की इसने लिखा है ये तारीख। और ये बुक्स है यहाँ के हमारे यहाँ। और ये भोज पत्थर का गिलास है सर। जी सर ये फेवरेट है यहाँ का, मशहूर है। और सर ये पुरुष हुआ करता था ओल्ड ज़माने में। एक मिनट सर मैं दिखाऊंगा, अब मुझे खुलेगा नहीं। कोई बात नहीं। हाँ सर जाम हो गया होगा। ये सर इसी में पुरुष वो पैसे वैसे कुछ रखते थे, उसी में रखते थे। और सर ये मुंह धोने के काम आता था पुराने ज़माने में ये वाले। और सर ये वो है टेप रिकॉर्डिंग, पुराना ज़माना का, वो कैसेट टाइपिंग वाइपिंग, ये ओल्ड पेन था। ठीक सर। और ये हमारे यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। देखो सर एक ये जड़ी बूटी है। अच्छा सर और ये है सर, और एक ये जड़ी बूटी है यहाँ की, ये मशरूम है यहाँ की, मशरूम सर। और सर बहुत से मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ के राजमा, मशहूर गुरेज़ की राजमा है सर। अच्छा सर और ये भी एक यहाँ की जड़ी बूटी है सर। अच्छा सर ये लाल जड़ी है सर यहाँ की, ये वाली किस काम आती है? लाल जड़ी जैसे कि बालों को लगाते हैं लाल करने के लिए। अच्छा। हाँ वही मदद करती है सर। अच्छा सर ये भी है हमारे यहाँ, ये वाली, ये भी बहुत से वैरायटी दवाई है सर। और यहाँ पे शीतकार एक है जो 80 बीमारियों की मदद करती है यहाँ पे सर, मैं आपको दिखा दूँगा वो भी इसी में। हाँ ये इसमें है शीतकार, वो 80 बीमारियों की मदद करती है सर। अच्छा ठीक सर। ये है जौ, बार्ली जिसको हम कहते हैं। अच्छा सर ये मक्खी। और सर ये है, ये भी एक जंगल का एक टाइप का
फ्रूट ये है वेजिटेबल्स है, जैसे कि पेट वेट दर्द होगा वो मदद करता है सर। मदर के साथ मैं बैठा था, मदर ने मुझे कुछ एक ठेला मुझे हवाला किया, उसमें पुरानी ज्वेलरी थी जो जिसका आज मैं हिसाब देखूं तो बहुत सारी कास्ट है उनमें, वो कुछ और कैप्स थे हमारी, कुछ टोपियां थी और कुछ पुराना वो गहना था जो लेडीज़ यूज़ कर रहे थे, और कुछ ऐसे चीज़ें थे जो पुराने जो इस वक्त नायाब है, वो मेरी मदर ने मुझे हवाला की कि बेटा इसको संभाल के रखो, क्योंकि उसको पता थी ऑलरेडी ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, अपने कल्चर के साथ उठना बैठना ज़्यादा है। तो उसने मुझे हवाला किया। हवाला करने के बाद मेरा एक आइडिया आया, मैंने कहा जब 75 आइटम्स मुझे मेरी मदर देती है तो मैं इसको क्यों नहीं एक म्यूज़ियम की शेप दे दूँ। जो काम बशीर ने अकेले शुरू किया था, अब उसमें स्थानीय लोग और प्रशासन भी उनके साथ है। इस टाइम जाके मेरे पास 475 आइटम्स हैं, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है, ये सोच के कहा कि क्योंकि मैं हर एक गांव में गया, लोगों ने मेरे इस चीज़ के लिए लोगों ने मुझे मदद इस चीज़ की क्योंकि ये जो पुरानी चीज़ें जहाँ जहाँ भी थी मैंने उनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने का ये मतलब था कि जो ये कम्युनिटी थी, कहीं ये लोग अपनी परंपरा को, अपनी यादों को भूल रहे थे। महाराजा हरी सिंह के टाइम के कुछ ऐसे आलात थे जो सिगार बकस जैसा है, वो सिगरेट जो रखते थे उनकी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो उनके वो थे लोग जो उसके साथ चल रहे थे, उसमें वो सिगरेट का, और एक उनका कप है, वो मुझे एक एसएसपी शेख साहब के रिश्तेदार मुख्तार साहब ने मुझे दिया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं उन लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ, तो जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे मदद किया, उन्होंने लाकर मुझे ये चीज़ें दी। अभी भी मुझे कल ही मुझे एक फ़ोन कर रहा था, भाई हमारे एक नुस्खा कुरान मजीद जिसको बोलते हैं, हाँ हैंडमेड, जो हाथ से लिखा हुआ है। तो मैं बहुत ऐसी चीज़, ऐसे आदमियों से, और मेरी गुजारिश भी होगी आपके माध्यम से, अगर कोई भी लोगों के पास कोई भी पुराना असासा होगा उसको प्रिजर्व करने की बात, तो उनका नाम लिखा जाएगा मेरे म्यूज़ियम में, वो मुझे हवाला करें। तो बशीर जी, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें से आपको अगर ऐसा कुछ आइडिया हो कि सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है और वो क्या है? जी देखिए, सबसे पुरानी चीज़ जो है एक महाराजा हरी सिंह के टाइम का कप है, और उनके जो गार्ड थे उनका वो सिगरेट का वो जो खोखा है वो बिल्कुल आज भी चमकता है सोने जैसा, एक वो है। और एक गहना है, तब इंडिया पाकिस्तान एक था, गिलगित वगैरह जो ये थे ये एक ही था, कोई ये बीच में दीवारें नहीं थी, बॉर्डर नहीं था। उन दिनों का 88 ईयर्स ओल्ड एक ज्वेलरी है जो मेरी नानी ने मेरी माँ को गिफ्ट किया था। अंदाज़ा हम 88 करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए 88 जब उसने दिया है तब से आज तक 88 ईयर्स हुए हैं। मेरी नानी को उसकी माँ ने गिफ्ट दे दिया है, मैं उस दिन लाकर मेरी मदर को गिफ्ट दे दिया। जो आप चीज़ें कलेक्ट करते हैं बाकी जगहों से, तो लोग आपको डोनेट करते हैं या आप उनको खरीदते हैं? देखिए, मैक्सिमम लोग डोनेट करते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे ख़रीद के लेने पड़ते हैं। जैसे आपको मैंने कोट की मिसाल दी, मुझे 10,000 रुपये लगे उसको आने जाने में, लेकिन खैर जहाँ भी जाना है उसका किराया वगैरह जो भी लगता है मुझे वो मैं जेब का करता हूँ, और लोग भी मुझे मदद कर रहे हैं।